हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी राजनीतिक समझ और डेवलपमेंट की सोच को पूरा देश मान रहा है। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। थैंक यू सर ये दूसरा टाइम है जब मैं आपका इंटरव्यू दावोस में कर रहा हूँ जी। और लेकिन पिछली बार से ज्यादा भीड़, पिछली बार से ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस बार महाराष्ट्र पवेलियन में आ रहे हैं। जी क्या इंटरेस्ट उनको महाराष्ट्र में देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा इंजन है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। और विशेष रूप से आज अगर हम देखें तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है इनके लिए जो एक इकोसिस्टम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार हुई है, अब समय ऐसा आ गया है कि उसके फल जो है वो हम लोग चख सकते हैं। और हर स्टेट का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस इकोसिस्टम को एक प्रकार से उसका फ़ायदा लेते हुए वो अपने अपने स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाए। तो वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र में। और जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है, पिछले समय से भी ज़्यादा हम लोगों को इन्वेस्टमेंट इस बार मिल रहा है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा जो स्ट्रैटेजिक एमओयूज़ हम लोग कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर जब हम लास्ट ईयर बात कर रहे थे तब आपने कहा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, वो हो भी गया, स्टार्ट भी हो रहा है। अब बड़ा लक्ष्य क्या है सर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबी कहानी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन नवी मुंबई एयरपोर्ट ने क्या किया है ये आपको बताना चाहता हूँ। कल हमने नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास रायगढ़ पेंट स्मार्ट सिटी की घोषणा की और ये मुंबई का एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा। और कल ही 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर अलग अलग कंपनियों ने घोषित की, जिसमें यूएस कंपनी है, जिसमें सिंगापुर की कंपनी है, जिसमें दुबई की कंपनी है, जिसमें फिनलैंड की कंपनी है। और उन्होंने ऑलरेडी ये सारी घोषणाएं कर दी है। तो एक ये हुआ। दूसरा, हम लोगों ने पिछले साल यही डावोस में कहा था कि हम लोग एक नई इनोवेशन सिटी बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को अब अगर 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन जाना है तो अब बिजनेस यूजुअल से नहीं होगा, उसके लिए इनोवेशन यही उसकी की है। तो आज हमने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रा साहब उनके साथ में भारत की पहली इनोवेशन सिटी अनाउंस की है। और इस इनोवेशन सिटी का जो एक इकोसिस्टम है, इसमें करीब $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर और बाकी अलाइड चीज़ों में ये टाटा सन्स कर रहा है। और एक ऐसी इनोवेशन इकोसिस्टम हम कर रहे हैं कि जिसमें दुनिया में जो नॉलेज सिटीज़ और इनोवेशन सिटीज़ तैयार हुई उन सब का एक प्रकार से विचार करते हुए इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, एक एयरपोर्ट ने इतना बड़ा एक परिणाम हमको करके दिखाया कि हमारी अर्थव्यवस्था को अकेले इनोवेशन सिटी अगले 20 साल ड्राइव कर सकती है। सर आपने सही पकड़ा कि इनोवेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सर कैसे महाराष्ट्र में क्लस्टर डेवलपमेंट हो, इस पे क्या विचार है, किस तरीके की पॉलिसीज पे काम किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोग अब ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नए मैग्नेट्स तैयार हो, जैसे पुणे और मुंबई और एमएमआर रीजन। ये तो हमारे बहुत ही नेचुरल इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स है, जहाँ बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री आई है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। अब उसके साथ साथ हम लोगों ने छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, नासिक, नंदुरबार, पालघर, धुले, गढ़चिरौली, ऐसे कई नए मैग्नेट्स, इधर कोल्हापुर या इधर सांगली, ऐसे कई नए मैग्नेट्स तैयार करने का प्रयास हमने शुरू किया है। जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे अर्थव्यवस्था को जो एक गति देनी है, वो गति देने के लिए अब ग्रोथ इंजन का पार्ट पूरा महाराष्ट्र बनेगा। सर लेकिन मुंबई को कैसे डीकंजेस्ट किया जाए, उसके लिए आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नए प्लान है? क्योंकि आप जो प्लान बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए नेक्स्ट जो हमारा प्रयास है वो है एक टनलिंग का नेटवर्क हम लोग मुंबई में तैयार कर रहे हैं, कि जिस नेटवर्क के माध्यम से हम लोग मुंबई को डीकंजेस्ट करेंगे। साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं। एक प्रकार से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी कनेक्टिविटी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुंबई एक कोस्टल सिटी है, और कोस्टल सिटी में ये होता है कि
जब तीन तरफ से पानी है तो आपको बढ़ने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने एक प्रकार से जो अटल सेतु बनाया है, उस अटल सेतु ने मुंबई को हिंटरलैंड से जोड़ा है और उसके कारण अब मुंबई के विस्तार के लिए एक बड़ी जगह भी तैयार हुई है। इससे भी मुंबई को हम डीकंजेस्ट करेंगे। और आज मुंबई के लिए हम लोगों ने एक और बहुत बड़ी घोषणा की है। आज टाटा के साथ में हम लोगों ने एक घोषणा की है सर्कुलर इकोनॉमी की। हम मुंबई की एयर क्वालिटी, मुंबई की वाटर क्वालिटी, मुंबई में ऑल टाइप ऑफ वेस्ट, इसको एक सर्कुलर इकोनॉमी में लाना चाहते हैं, उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सर आपने जो क्लस्टर की बात करी, कोस्टल की बात करी, तो सर क्या वाटर ट्रांसपोर्ट भी एक ऑप्शन हो सकता है? 100%। और उसकी पूरी प्लानिंग भी हमने कर दी है। मैं पिछले समय जब मुख्यमंत्री था तब हमने रोरो शुरू किया था। आज एमएमआर रीजन में 85 नॉटिकल माइल्स का वाटर ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लेकिन इसको 100% पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में बदलने के लिए, वाटर टैक्सी को शुरू करने के लिए अभी हमने प्लान बनाया है। 200 नॉटिकल माइल्स का ये प्लान है, जिसमें 21 जगह पर हम लोग जेटीज तैयार कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है, आने वाले 3 या 4 सालों में आप नई मुंबई के एयरपोर्ट से सीधे वाटर टैक्सी से गेटवे ऑफ इंडिया आ पाएंगे। लेकिन सर एक चीज़ जो लोगों को थोड़ा सा पिंच करती है वो है कि अफोर्डेबल हाउसिंग। उसके लिए सर क्या प्लान किया जा रहा है? कैसे महाड़ा काम करे, थोड़े रेट्स कम हो, स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी कम हो? देखिए, अल्टीमेटली हाउसिंग का जो मार्केट होता है ये सप्लाई और डिमांड पर डिपेंडेंट होता है। और मुंबई में सप्लाई ये इसलिए कठिन है क्योंकि मुंबई ये लैंडलॉक सिटी है, ये आप नई लैंड पैदा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने रीडेवलपमेंट को अभी अपनाया है, जिसमें हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लेकर नई स्पेसेस तैयार करें। रीडेवलपमेंट करते समय सिटी और लिवेबल होनी चाहिए, कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। उससे हम लोग मार्केट में ज़्यादा स्टॉक लाएंगे तो ऑटोमेटिक जो कीमतें वो कम आएंगी। सर एक प्लान और था कि यदि आपके पास पार्किंग नहीं है तो आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो क्या वो प्लान अभी भी टेबल पे है या सर उसमें कुछ चेंजेस अमेंडमेंट के साथ? देखिए वो प्लान अभी भी हमारे कंसिडरेशन में है और उसमें गाड़ी नहीं खरीद सकते ऐसा हमारा कहना नहीं है। हाँ। देखिए, आप ऐसा रोक नहीं सकते, उससे अर्थव्यवस्था पर भी परिणाम होता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर पार्किंग नहीं और आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको बीएमसी से पार्किंग खरीदना होगा। और हम लोग अभी बड़े पैमाने पर पब्लिक पार्किंग तैयार कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग ये पार्किंग स्पेसेस जो है पब्लिक पार्किंग की, इसको आइडेंटिफाई कर दे, उसको हम सब जगह उपलब्ध कराए, तो उसके बाद हम लोग कहेंगे लोगों को कि भाई देखिए, अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो आप पे कीजिए, पार्किंग वहाँ पे खरीदिए या लीज आउट कीजिए और उसके बाद गाड़ी खरीदिए। सर आपने एक महाराष्ट्र को एजुकेशनल हब बनाने के लिए भी यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स, कई सारे टाई अप्स किए हैं सर उसके बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपना कैंपस? एक्चुअली ये 2 टाइप से हम लोग कर रहे हैं। एक हमारा जो कुछ एक एजू सिटी हम तैयार कर रहे हैं। इस एजू सिटी में हम लोग जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की, ऐसी 12 यूनिवर्सिटीज़ को हमने बुलाया है। उनमें से 7 ने हमारे साथ मिलकर और केंद्र सरकार से LOI भी प्राप्त किया है। 5 और बिल्कुल तैयारी में है कि जो अभी वो LOI प्राप्त करेंगे। तो एक ये है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजिक MOUs भी किए हैं। जैसे अगर हम विचार करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी नीदरलैंड्स का जो है उसके साथ हो कि जो देखिए, आज अगर आपको टनलिंग करना है या आपको एक प्रकार से नई जो कोई बिल्डिंग पॉलिसी लानी है, तो जियोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दुनिया में उनका सबसे बड़ा नाम है। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है। हमने MIT के साथ कोलैबोरेट किया है। MIT की जो मेडटेक लैब है वो इस प्रकार से कि दुनिया में आज सबसे तेज़ी से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो मेडटेक में हो रहा है, जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं मेडटेक में हो रहे हैं। और मेडटेक ऐसा है कि जो आपके मेडिकल पूरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाता है। बिल्कुल। और दुनिया में जितने स्टार्टअप्स बड़े बड़े जो यूनिकॉर्न में बदले वो इसी लैब से तैयार हुए। तो उनके साथ हमने अभी स्ट्रैटेजिक MOU करके सेम इकोसिस्टम हम भारत में महाराष्ट्र में तैयार कर रहे हैं। तो इसमें निवेश से भी ज़्यादा नए यूनिकॉर्न्स तैयार करना, ये इसके पीछे की हमारी मंशा है। सर मेरे 2 आखिरी सवाल हैं। जी। एक है EV पॉलिसी को लेकर, EV के लिए कोई नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जो
देखिए ईवी पॉलिसी महाराष्ट्र की सबसे अच्छी है और सबसे ज़्यादा ईवी में अभी जो इन्वेस्टमेंट भी आया है वो महाराष्ट्र में आया है। और मुझे लगता है कि जो भी ईवी के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने जो चीज़ें मांगी हमने उनको दी। सर आखिरी सवाल पॉलिटिकल है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा वो पूछने की। दावोस के में हम खड़े हैं, लेकिन बात हम बीएमसी की कर लेते हैं। बीएमसी की शानदार जीत के बाद आप दावोस आ गए, मेयर का एक सिलेक्शन होना है, तो क्या 26 जनवरी से पहले हो जाएगा या? देखिए अभी पहली बात तो ये है कि शायद कल या परसों मेयरल पद की जो 29 महानगर पालिकाएं हैं उनमें मेयर किस कैटेगरी से होगा उसका एक रिजर्वेशन का कल या परसों को लॉटरी निकलेगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू, Thank you. थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू सी बिजनेस। थैंक यू।